नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का एडुलेशन एकेडमी में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जिसका नाम है 1857 की क्रांति, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। किसी भी एग्जाम की बात करें जहां पे हिस्ट्री पूछी जाती है, आप इस टॉपिक से क्वेश्चन देख पाओगे। तो आज मैं इस टॉपिक को पूरे बेसिक से क्लियर करूंगा और आप लोग को इस टॉपिक के बारे में हर नॉलेज प्रोवाइड करूंगा। तो आज ये पूरा लेक्चर आप लोग कंप्लीट करोगे तो आप लोग क्या क्या जान पाओगे, ये देख लीजिए। आप लोग जान पाओगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, क्या रीजन था इस रिवॉल्ट का, कैसे रिवॉल्ट पूरे इंडिया में, या इस रिवॉल्ट का कैसे प्रसार हुआ, विस्तार कैसे हुआ, अंग्रेजों ने कैसे इसका दमन किया, और इस रिवॉल्ट का क्या रिजल्ट हुआ, और इसके बाद भारत में क्या हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में बात करेंगे, पील आयोग के बारे में बात करेंगे, और डिफरेंट हिस्टोरियन जो रहे या बड़े बड़े पर्सनालिटी रहे, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, उसके अकॉर्डिंग इस विद्रोह का स्वरूप क्या था, ये सब हम लोग जान पाएंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। 1857 की क्रांति के बारे में जब भी हम लोग सोचते हैं, हमारे दिमाग में बस कुछ इमेजेस बनते हैं, जैसे कि चर्बी कारतूस वाली घटना, मंगल पांडे की फांसी, और इससे गुस्साकर भारतीय राजाओं, भारतीय सैनिकों द्वारा ब्रिटिश हुकूमत के प्रति विद्रोह करना, जिसे 1857 की क्रांति का नाम दिया गया है। पर क्या 1857 की क्रांति के लिए केवल यही कारण पर्याप्त है? जी नहीं। इसे समझने के लिए हम लोग कुछ साल पहले जाते हैं, हिस्ट्री में देखते हैं कि क्या हुआ था। मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जब मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में केवल व्यापार के लिए आई थी, वो अपना पैर पसारना शुरू करती है। समय धीरे धीरे कुछ और आगे बीतता है। 1717 तक आते आते मुगल सम्राट फारूक सियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल फरमान दे देता है, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे मुगल भारत में बिना कोई एनुअल टैक्स दिए हुए आसानी से व्यापार करना शुरू कर देता है। समय थोड़ा और आगे बीतता है और बंगाल, जो कभी मुगलों के अधीन आया करता था, वो खुद को स्वतंत्र घोषित कर देता है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल में दो युद्ध होते हैं, आप लोग जानते हैं। एक होता है 1757 ईस्वी में, जिसे कहते हैं प्लासी का युद्ध, और एक होता है 1764 ईस्वी में, जिसे कहते हैं बक्सर की लड़ाई या बैटल ऑफ बक्सर। और इन दोनों लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है, और बक्सर की लड़ाई के पश्चात एक संधि की जाती है, जिसे कहते हैं इलाहाबाद की संधि, जो होती कब है? जो होती है 1765 ईस्वी में। और इस संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार दे दिया जाता है। तो वही ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में केवल व्यापार करने के लिए आई थी, वो अब शासन करना शुरू कर देती है। द ट्रेडर्स बिकेम द रूलर्स। ठीक है। तो जब सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आती है, जब सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आती है, तो उनकी जितनी भी नीतियां रहती है वो भारत विरोधी रहती है, भारतीय लोगों के विरोध में ही रहती है। चलिए हम लोग बात करते हैं उनकी नीतियों की। जैसे अंग्रेज भू राजस्व या लैंड रिफॉर्म्स के आड़ में किसान और जमींदारों को प्रताड़ित करते थे, उन्हें उन्हीं के जमीन के अधिकार से वंचित कर दिए थे। अगर मैं बात करूं लॉर्ड डलहौजी की, तो लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पन नीति या वेलेजली की सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस, जिसके तहत कितने ही प्रिंसली स्टेट को ब्रिटिश राज में मिला लिया जाता है। भारतीय सैनिकों को बात करें तो भारतीय सैनिकों को भी सेना के अंदर एक जो इज्जत जो अंग्रेजी सेना को प्राप्त होती है, उस तरह की इज्जत नहीं थी। उन्हें ना ठीक से वेतन दिया जाता था, ना अंग्रेजी सेना के समान उसे कोई प्रमोशन दिया जाता था। ऊंचे पद में भारतीय सैनिकों को रिक्रूट नहीं किया जाता था। तो इससे भारतीय सैनिक भी पीड़ित थे। अगर हम बात करें आम जनता की, तो आम जनता को ईसाई मिशनरी जो भारत में आते थे, वो ईसाई मिशनरी आम जनता को बलपूर्वक धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य कर देते। तो ये सब हम अगर कारण देखें, जिससे हम लोग को पता चले कि किसान, राजा रजवाड़े, सैनिक और आम जनता, भारत का हर वर्ग अंग्रेजी नीतियों से परेशान था। तो जब 1857 ईस्वी में मंगल पांडे की फांसी होती है, तो ये 100 साल से दबी हुई चिंगारी जो वो ये घटना उसे हवा देने का काम करती है, और 1857 की क्रांति शुरू हो जाती है। तो ये मैंने आप लोग को पूरे 1857 का बैकग्राउंड बताया,
कॉज क्या था, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या थी, ये सब मैं आप लोग को बताया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन के माध्यम से ही मैं पूरे 1857 की क्रांति को पूरे डिटेल में समझाऊंगा। तो हम लोग लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण, इमीडिएट कॉज क्या था। ठीक है, तो इसके पहले हिस्ट्री में जाते हैं। हिस्ट्री क्या है कि जो सेना में सबसे पहले एक राइफल यूज होती थी जिसे कहते थे ब्राउन बेस। एक ब्राउन बेस नाम की राइफल यूज होती थी, जिसे हटाकर सेना में एक नया राइफल का यूज शुरू हुआ जिसका नाम था एनफील्ड P53। तो एनफील्ड P53 में जो कारतूस यूज होता था, ऐसा कहा जाता है कि इस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी, और इस कारतूस को यूज करने के लिए, राइफल में यूज करने के लिए उसे पहले दांत से काटना पड़ता था। तो जो सेना में जो भी हिंदू और मुस्लिम सैनिक थे या भारतीय सैनिक थे, उनकी धार्मिक भावना आहत हुई और उन्होंने इस राइफल को यूज करने से साफ मना कर दिया, और यही कारण बना 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण। तो जब भी आप लोग को 1857 के क्रांति का तत्कालिक कारण पूछा जाएगा, तो आप लोग बताओगे चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग जो आरंभ सेना में कर दिया गया था, जिसके विरोध में भारतीय सेना ने क्या किया था, विद्रोह शुरू किया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए हम लोग लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि मंगल पांडे का जन्म कब हुआ था। तो इसके पहले मंगल पांडे के बारे में जानते हैं क्या है। तो मंगल पांडे का जन्म जो हुआ था वो 19 जुलाई 1827 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन सी जो होगा वो आपका आंसर होगा। कहां पे हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, यूपी में हुआ था। ठीक है, और वो कहां के सैनिक थे, तो वो बंगाल के, आपसे पूछा जाएगा तो वो कहां के थे, वो बंगाल के बैरकपुर के, कहां, बंगाल के बैरकपुर छावनी के सैनिक थे। और आपसे पूछा जाएगा बंगाल के बैरकपुर के कहां पे थे, तो ये कहां के थे, वो थे 34th नेटिव इन्फेंट्री के, नेटिव इन्फेंट्री के। ठीक है, तो मंगल पांडे का जन्म कहां हुआ था, यूपी में। वो बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34th नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। तो जब उन्हें पता चलता है कि जो नया राइफल आया है, उसके कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है, तो वो विद्रोह शुरू कर देते हैं। और विद्रोह कब करते हैं, वो विद्रोह करते हैं 29 मार्च को, 29 मार्च 1857 को। ठीक है, 29 मार्च 1857 को विद्रोह करते हैं। और विद्रोह में वो दो अंग्रेजी अफसर जिनका नाम रहता है बाग और ह्यूसन, बाग और ह्यूसन की हत्या कर देते हैं। ठीक है, इस विद्रोह में बाग और ह्यूसन की हत्या कर देते हैं। तो उन पर मुकदमा चलता है 6 अप्रैल को, उन पर मुकदमा चलता है। आपको मुकदमा पूछा जाए तो कब, 6 अप्रैल ईयर वही सेम होगा। ठीक है, 6 अप्रैल को उन पर मुकदमा चलता है, और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को उन्हें फांसी पर लटका दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोग को मंगल पांडे से क्वेश्चन पूछा जाए तो इतना सारा क्वेश्चन बन सकता है। पहले उनका जन्म कब हुआ था ये आप बता दिए, 19 जुलाई 1827 में। कहा, उत्तर प्रदेश में। वो बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34th नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। 29 मार्च को उन्होंने विद्रोह स्टार्ट किया, और विद्रोह में उन्होंने 2 अंग्रेजी अफसर बाग और ह्यूसन की हत्या कर देते हैं। उन पर 6 अप्रैल को उन पर मुकदमा चलाया जाता है, और 8 अप्रैल को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। भारत सरकार ने उसके सम्मान के लिए, मंगल पांडे के सम्मान में एक डाक टिकट जारी करती है। और वो कब जारी करती है 5 अक्टूबर 1984 को डाक टिकट जारी करती है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बन सकता है आपको मंगल पांडे से रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोग सबको नोट कर लीजिए, और अगर जरूरत पड़े तो हर क्वेश्चन का जो मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दूं, आप लोग कोशिश करेंगे इसका स्क्रीनशॉट ले ले, जो आप बाद में आसानी से पढ़ पाए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था।
तो जब 1857 की क्रांति शुरू हुई तो नाना साहब ने इसके लिए जो चिन्ह निश्चित किया, वो चिन्ह निश्चित किया था कमल और रोटी का। ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्यों किए थे कि क्रांति की सूचना को भारत के विभिन्न जगहों तक पहुंचाने के लिए ही उन्होंने कमल और रोटी का चयन किया था, जहां पर रोटी का यह अर्थ था कि हम सब भारतीय अपनी रोटी मिल बांटकर आपस में खाएंगे, अर्थात वहां पे एकता को प्रदर्शित कर रहे थे। और अगर कमल की बात करें तो कमल का यहाँ यह अर्थ था कि वो अपने देश को खिलते हुए कमल की तरह ही रखेंगे और एक अखंड भारत का निर्माण करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था तो आप लोग क्या बताओगे? कमल और रोटी। और क्यों था इसका रीजन मैंने आप लोग को बता दिया। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के सामने है कि 1857 के विद्रोह में भारत का, उस समय जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। लॉर्ड कैनिंग किसके बाद आए थे? तो लॉर्ड डलहौजी के ठीक बाद आए थे भारत का गवर्नर जनरल बनके। अगर आपसे उसका टेन्योर पूछे, अगर उससे कार्यकाल पूछे तो आप बताओगे कि उनका कार्यकाल जो था वो 1856 से लेकर 1862 तक था। ठीक है, 56 से 62। ये लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के अंतिम, भारत के लास्ट जो थे, लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वायसराय थे। ठीक है, ये फर्स्ट वायसराय कैसे बने वो मैं आप लोग को जब भारत सरकार अधिनियम इसी वीडियो के लास्ट में जब आपको बताऊंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो ये क्या थे? लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वायसराय थे। ठीक है, उन्होंने और क्या काम किया था? उन्होंने 1856 को विधवा पुनर्विवाह जो कानून था उसे लागू किया था। क्या किया था? 1856 को विधवा पुनर्विवाह कानून को लागू किया था। ठीक है, और अगर और भी पूछा जाए तो इसमें और एक क्वेश्चन बनता है कि किसके शासनकाल में या किसके कार्यकाल में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में कहां पे? कलकत्ता, बंबई और मद्रास। कलकत्ता, बंबई और मद्रास यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। कब? अगर ईयर पूछा जाए तो 1857 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 से ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखे जा सकते हैं। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, समझ में आया? तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के सामने है कि 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ? ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ तो आप लोग बताओगे कि मेरठ से शुरू हुआ। मेरठ से शुरू हुआ। आपसे पूछा जाए कि कब शुरू हुआ तो आप लोग बताओगे 10 मई 1857 को। तो जब मंगल पांडे की फांसी हो गई तो जब ये जो सूचना थी वो मेरठ पहुंची तो मेरठ के सैनिकों ने भी वहां पे भी बगावत शुरू कर दिया। और कब शुरू किया? 10 मई 1857 में। तो वहां के सैनिक मेरठ से निकलकर पैदल ही दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। कहां? दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। ठीक है, और रास्ते में उन्हें जो भी अंग्रेजी अफसर या अंग्रेजी लोग दिखाई पड़े वो उन्हें मारे पीटे, आग से जला दिए, या कोई भी सरकारी कार्यालय दिखे उसे भी आग से जला दिए। ठीक है, और इसके बाद वो सैनिक दिल्ली पहुंचे। कब पहुंचे? 11 मई को। ठीक है, 11 मई को वो दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली पहुंच के वो दिल्ली की घेराबंदी करते हैं। और दिल्ली के उस समय जो मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाह उस समय दिल्ली के कौन थे? उस समय थे दिल्ली पर मुगल बादशाह किसका शासन था? बहादुर शाह द्वितीय, या जफर भी बोलते हैं, बहादुर शाह जफर। तो उस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का शासन था। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए एक लीडर की आवश्यकता होती है। इसीलिए उन्होंने दिल्ली पहुंचकर, मतलब वो सैनिक दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह द्वितीय को अपना लीडर जो घोषित कर देता है। ठीक है,
लीडर घोषित कर देता है और 1857 की क्रांति में दिल्ली भी कूद पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपसे यह भी पूछ दिया जाए कि दिल्ली से इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो आप उस समय भी बोलोगे कि बहादुर शाह जो द्वितीय थे वो दिल्ली से इस क्रांति का नेतृत्व किए थे। ठीक है, इस क्रांति का नेतृत्व किए थे। अगर आपसे बोला जाए कि दिल्ली से इस विद्रोह का सेना का नेतृत्व कौन किया था, सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो सेना का नेतृत्व किया था सेना का नेतृत्व जो किए थे उसका नाम था बख्त खां। बख्त खां। ठीक है, तो दिल्ली से सेना का नेतृत्व किसने किया था, बख्त खां ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आप लोग को क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में कि आपको 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था, तो मेरठ से। कब हुआ था, 10 मई से शुरू हुआ था। और वो वहां, उसके बाद वहां से सैनिक कहां पहुंचे, दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली पहुंचकर उसने बहादुर शाह द्वितीय को अपना लीडर, अपना नेता घोषित कर देता है। और दिल्ली से सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो किया था बख्त खां। और दिल्ली से युद्ध किसने लड़ा था, या युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, तो आप बोलोगे बहादुर शाह द्वितीय। तो ये सब क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 से आप लोग को इंपॉर्टेंट बन सकता है, आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बिहार से किसने किया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। बाबू कुंवर सिंह जो थे उसने बिहार से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो बिहार के कहां से, अगर बिहार के कहां से पूछा जाए तो बिहार के जगदीशपुर से। कहां, बिहार के जगदीशपुर से इस क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, और अगर पूछे कि इसमें इसके सेनापति का क्या नाम था, तो इनके सेनापति का नाम था इस विद्रोह में मैकू सिंह। मैकू सिंह। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि बिहार के कहां से, तो जगदीशपुर से। किसने नेतृत्व किया था, बाबू कुंवर सिंह ने, और उनके सेनापति का क्या नाम था, तो मैकू सिंह था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग का हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के सामने है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लखनऊ। ऑप्शन ए जो होगा लखनऊ। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने इस क्रांति का नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल को बेगम ऑफ अवध भी कहते हैं, बेगम ऑफ अवध। लॉर्ड डलहौजी की जो नीति आई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, इसके तहत उनका जो राज्य था वो ब्रिटिश राज में मिला लिया गया था। तो जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ तो लखनऊ की तरफ से बेगम हजरत महल ने इस क्रांति का नेतृत्व किया था और अंग्रेजों के खिलाफ इस क्रांति में उन्होंने लड़ा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 से ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, सैनिकों का नेतृत्व। ठीक है, इसमें विद्रोह का नेतृत्व नहीं पूछा है, सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, तो सैनिकों का नेतृत्व किए थे वो किए थे तात्या टोपे। वो किए थे तात्या टोपे। अगर आपको तात्या टोपे का असली नाम पूछे तो तात्या टोपे का असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि इस विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था, तो वो किए थे नाना साहब ने। किसने किया था, नाना साहब ने। और नाना साहब का असली नाम है धोंदू पंत। जो नाना साहब थे वो बाजीराव द्वितीय के एडॉप्टेड सन थे। तो जब लॉर्ड डलहौजी की जो इस नीति आई थी राजहड़पन नीति, उसके तहत जो कानपुर को भी ब्रिटिश राज में मिला लिया गया था और 1857 के विद्रोह में इन्होंने कानपुर से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने है कि 1857 की क्रांति के समय झांसी से इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये सबको पता है। तो झांसी से इस विद्रोह का नेतृत्व की थी रानी लक्ष्मीबाई। ऑप्शन ए। इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। रानी लक्ष्मीबाई, इनका जन्म बनारस में हुआ था। ठीक है, बनारस में हुआ था। ठीक है, इनके पति का जो नाम था वो था गंगाधर राव। गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है तो वो गंगाधर राव की जगह पे जो झांसी को वो संभालती है, झांसी पे राज करती है। ठीक है, इनका कुछ नाम है वो आप लोग को याद रखना है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे
मणिकर्णिका, मणिकर्णिका, या मनु, या फिर छबीली। तो ये सब जो तीनों नाम है ये रानी लक्ष्मीबाई का ही नाम है, ठीक है। मणिकर्णिका, मनु या छबीली, ठीक है। ये 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाली दूसरी वीरांगना थी, दूसरी वीरांगना। तो अगर आपसे पूछे कि पहली वीरांगना, पहली शहीद, पहली लेडी जो थी जो शहीद हुई 1857 के विद्रोह में, उनका नाम अगर आपसे पूछे तो वो थी रानी अवंती बाई लोधी। रानी अवंतीबाई लोधी, ठीक है। और ये जो थी रानी अवंतीबाई लोधी, ये पहली शहीद थी, पहली लेडी शहीद थी 1857 के विद्रोह में, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग को बन सकता है क्वेश्चन नंबर 9 से, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग के सामने है कि निम्नलिखित में इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह के समय नेता कौन थे, ठीक है। तो वो नेता थे 1857 इलाहाबाद से जिसने लीड किया था, उनका नाम था मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली जो थे वो इस विद्रोह को नेतृत्व किए थे, कहां से? इलाहाबाद से। मौलवी लियाकत अली को जो थे वो किसने अपॉइंट किया था? वो अपॉइंट किए थे हमारे जो दिल्ली में मुगल शासक थे, कौन? बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर जो थे वो मौलवी लियाकत अली को अपॉइंट किए थे कि वो इलाहाबाद से इस विद्रोह का नेतृत्व करे। तो मौलवी लियाकत अली के बारे में यही पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग का हो गया, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग के सामने है कि बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को दिया जाता है? अब यहां से हम लोग पता करेंगे, यहां से हम लोग जानेंगे कि विद्रोह का दमन अंग्रेजों ने कहां पे, किस रीजन में, किस अंग्रेज ने किया था, ठीक है। तो बिहार के जगदीशपुर में इस विद्रोह का दमन जो किए थे वो किए थे टेलर और विंसेंट आयर ने, ठीक है। ऑप्शन जो डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निकलसन और हडसन जो थे उन्होंने दिल्ली में इस विद्रोह का दमन किया था, दिल्ली में इस विद्रोह को खत्म किया था। सबसे पहले निकलसन आए थे, उनकी मृत्यु हो जाती है, इसके बाद फिर हडसन आते हैं और हडसन इस विद्रोह का सक्सेसफुली दमन कर पाते हैं, ठीक है। अगर कैम्पबेल की बात करें तो कैम्पबेल जो थे वो कानपुर और लखनऊ, कहां पे? वो कानपुर और लखनऊ, तो इन दो जगह पे कैम्पबेल इस विद्रोह का दमन करते हैं, कानपुर और लखनऊ में। और अगर ऑप्शन सी ह्यूरोज की बात करें तो ह्यूरोज जो थे वो झांसी में इस विद्रोह का दमन करते हैं, कहां पे? झांसी में, ठीक है। और कोई बच जाता है। और इलाहाबाद की अगर बात करें तो इलाहाबाद में इस विद्रोह का दमन, इलाहाबाद में इस विद्रोह का दमन कर्नल नील बोल के एक अंग्रेजी अफसर रहते हैं जो इलाहाबाद में इस विद्रोह का दमन करते हैं। तो क्वेश्चन 11 से ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भी एग्जाम में देखे जाते हैं कि किस रीजन से किस अंग्रेजी अफसर ने इस विद्रोह का दमन किया था। तो ये सब भी आप स्क्रीनशॉट इसका भी आप लोग ले लें, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग के सामने है कि किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह एक अकेली मर्द है। तो ह्यूरोज किस रीजन से इस विद्रोह का दमन कर रहे थे? तो आप लोग को पता है झांसी से। और झांसी में इस क्रांति का नेतृत्व कौन कर रही थी? रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी, ब्रिटिश ऑफिसर जो थे ह्यूरोज, उन्होंने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह एक अकेली मर्द है। ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 13 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 13 आप लोग के सामने है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद किसे रंगून निर्वासित कर दिया जाता है, किसे रंगून में एग्जाइल कर दिया जाता है। तो किसे कर दिया जाता है? तो बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहते हैं, उन्हें रंगून में एग्जाइल कर दिया जाता है, रंगून निर्वासित कर दिया जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो तात्या टोपे की, तो तात्या टोपे को एक मान सिंह नाम का एक भारतीय रहता है, वो अंग्रेजों को जाकर इसकी सूचना दे देते हैं। फिर तात्या टोपे को पकड़कर उन्हें फांसी दे दी जाती है। किसे? तात्या टोपे को फांसी हो जाती है,
ठीक है। बेगम हजरत महल और नाना साहब ये दोनों युद्ध की असफलता के बाद ये दोनों नेपाल चले जाते हैं। कहां? नेपाल चले जाते हैं और नेपाल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और अगर हम बात करें तो और हम लोग बिहार के जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह की बात किए थे, तो बाबू कुंवर सिंह जो थे वो वीर गति की प्राप्ति हो जाती है, युद्ध में लड़ते लड़ते इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, वीर गति। ठीक है। और अगर मैं बात करूं रानी लक्ष्मीबाई, तो झांसी के जो अभी मैं बताया हीरोज ने उन्हें क्या कहा था कि इस सभी क्रांतिकारियों में ये एक अकेली मर्द है, तो ये भी रानी लक्ष्मीबाई थी जो झांसी से लड़ी थी। लक्ष्मीबाई ये भी लड़ते लड़ते वीरगति की प्राप्ति इनको भी हो गई थी। ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं कि 1857 के विद्रोह के असफलता के बाद बाकी जो जितने भी रीजन थे उन सब रीजन से जो लीडर लीड किए थे उनकी क्या हालत हुई या उनका क्या रिजल्ट हुआ, ये सब हमने इस क्वेश्चन में देख लिया। तो ये हम लोग हर रीजन की बात कर लिए। अगर एक और बचा है मौलवी लियाकत अली, तो मौलवी लियाकत अली भागे फिर रहे थे, फिर उनको पकड़ लिया जाता है, उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है, आजीवन कारावास की सजा होती है और जेल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ये मौलवी लियाकत अली के बारे में। तो ये सारे हमने लीडर्स की बात कर ली कि उनका क्या हुआ। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है और आप लोग चाहेंगे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भाग नहीं लिया। जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हमारे सारे लीडर्स जो थे, या किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी को एग्जाइल कर दिया जाता है, कोई वीरगति की प्राप्ति हो जाती है, कोई भाग जाते हैं, तो इससे यह पता चलता है कि 1857 का विद्रोह असफल हुआ था, हम लोग भारतीयों की हार हुई थी। तो क्यों हार हुई थी? तो इसके कुछ रीजन की अगर बात करें तो इसके कुछ रीजन में अगर बोलें तो इसमें पूरा भारत जो था इस युद्ध में शामिल नहीं हो पाया था। अगर हम लोग बात करें तो ये केवल जो था ये मध्य भारत और पूर्वी भारत जो थे वही इस युद्ध में मेनली पार्टिसिपेट किए थे। पूरा दक्षिण भारत की बात करें, महाराष्ट्र गुजरात की बात करें, तो वो इस युद्ध में पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे। कौन कौन? दक्षिण भारत, गुजरात और महाराष्ट्र। तो ये कौन सा है? ये पश्चिम भारत में है। तो दक्षिण और पश्चिम भारत इस विद्रोह में पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे। तो ये विद्रोह पूरा भारत में राष्ट्रीय विद्रोह का रूप नहीं ले पाया। ठीक है, तो ये भी एक असफलता के कारण है। और दूसरा अगर बात करें तो रिसोर्सेस की कमी थी। अंग्रेजों के पास रिसोर्सेस भरे पड़े थे और भारतीयों की तुलना में वो लोग काफी ज्यादा ही समृद्ध थे और काफी ज्यादा ही उनकी सेनाएं जो थी वो काफी ज्यादा ही एडवांस थी। तो रिसोर्सेस की कमी से भी हम लोग यह विद्रोह असफल हुआ, हम लोग यह विद्रोह हार गए। तो रिसोर्सेस की कमी जो बोल सकते हैं वो भी दूसरा रीजन बना, रिसोर्सेस की कमी। ठीक है। अगर हम तीसरा पॉइंट के डिस्कस करें तो एकता की कमी भी बोल सकते हैं। पूरे भारत में या जहां जहां ये युद्ध लड़ा गया हर क्षेत्र से एक अलग अलग लीडर था। पूरे युद्ध में या पूरे विद्रोह में कोई एक लीडर या कोई एक लीडरशिप की कमी हमें दिखी, जहां से हर लीडर जो थे वो अपने मोटिव के कारण, अपना ही एक मोटिव था, उनके कारण वो लड़ाई लड़ रही थी और ये क्रांति कोई एक ऑब्जेक्टिव को लेकर नहीं लड़ी गई थी। और एकता की कमी होने के कारण भी यह लड़ाई या विद्रोह असफल हुआ। तो तीसरा पॉइंट अगर बोल सकते हैं तो एकता की कमी भी, एकता की कमी या एकता की कमी या एकता का अभाव भी। ठीक है। और अगर हम चौथा पॉइंट डिस्कस करें तो चौथा पॉइंट यह भी हो सकता है कि पूरा वर्ग, हर वर्ग, भारत का हर वर्ग इस क्रांति में, इस विद्रोह में शामिल नहीं हुआ था। हर वर्ग बोला जाए तो किसान शामिल हुए थे, मजदूर शामिल हुए थे, राजा रजवाड़े सैनिक शामिल हुए थे, लेकिन पढ़ा लिखा वर्ग जो था, जो साहूकार या जमींदार वर्ग था, वो इस क्रांति में अपने आप को किनारे रखे थे। तो यह क्रांति जन विद्रोह का रूप नहीं ले पाई और इसीलिए यह क्रांति असफल रही। तो हर वर्ग का समर्थन प्राप्त नहीं था। ठीक है, हर वर्ग का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ।
ठीक है। तो ये सब रीजन थी जिसके कारण 1857 की क्रांति जो थी वो असफल रही। तो इस क्वेश्चन में आप लोग को बोला जाए तो कौन सा वर्ग इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आप लोग देखोगे कि तो खेतिहरी किसान तो भाग लिए थे, कृषक भी भाग लिए थे, मजदूर लोग भाग लिए थे, लेकिन साहूकार और जमींदार लोग थे वो इस क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। तो ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 और 4। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन के से संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज जो थे वो सेना के विद्रोह को देखकर इस विद्रोह के खत्म होते ही अंग्रेजों ने एक कमीशन का गठन किया जिसे कहते हैं पील कमीशन या पील आयोग। तो इसका आंसर होगा पील आयोग। अब हम लोग जानते हैं इस पील आयोग में हुआ क्या था, क्या था ये पील आयोग। तो पील आयोग में उन्होंने भारतीय सैनिकों की संख्या जो थी वो कम कर दी थी। जहां पर पहले हर 5 भारतीय सैनिकों में एक अंग्रेजी सैनिक रहते थे, वहीं पर 2 भारतीय सैनिकों में एक अंग्रेजी सैनिक को अब अपॉइंट करना शुरू कर देते हैं। तो भारतीय सैनिकों की संख्या अब जो सेना में वो कम कर दिए थे। मेनली इस विद्रोह में बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के या यूपी के सैनिक जो थे इस विद्रोह में पार्टिसिपेट किए थे। तो इस विद्रोह के खत्म होते ही इन सब रीजन से बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश की जो सेना थी उसकी भर्ती सैनिकों में खत्म कर देते हैं और अंग्रेज जो रहते हैं वो सिख और गोरखा जो रहते हैं उनको रिक्रूट करना शुरू कर देते हैं, सिख और गोरखा को। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग को पील आयोग से या क्वेश्चन नंबर 15 से बन सकता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जब विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे लॉर्ड पाल्मस्टन। ठीक है, ये लॉर्ड पाल्मस्टन थे। ठीक है, इस क्वेश्चन से और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बन सकता है, तो इसमें सिर्फ आप लोग याद रखेंगे कि इस समय प्रधानमंत्री ब्रिटेन के कौन थे, तो लॉर्ड पाल्मस्टन। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, अब हम लोग देखेंगे कि इस विद्रोह के बाद हुआ क्या, अंग्रेजों ने इसके बाद क्या किया। हमने पील आयोग के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं और उसने क्या किया। तो महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। ऑप्शन ए जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को उन्होंने एक अधिनियम पास किया जिसका नाम था भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, इस अधिनियम के तहत उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले यह किया कि जो शासन था, मतलब भारत का जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रांसफर करके खुद के अंदर ले लिए, मतलब क्राउन के अंदर ले लिए। मतलब वहां पे शासन कहां गया, वो कंपनी से हटकर, कंपनी से होकर वो कहां चला गया, ब्रिटिश क्राउन के अंडर, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत अब शासन शुरू हो गया। ठीक है, और कंपनी अब केवल व्यापार के लिए ही भारत में रही थी। ठीक है, और इसके बाद हुआ था कि गवर्नर जनरल का जो पद था उसे समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल जो था इसे खत्म करके इसके जगह नया पद लाया गया जिसे कहते हैं वायसराय का, वायसराय का। इसीलिए जब हमने क्वेश्चन पढ़ाया था कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग थे। तो लॉर्ड कैनिंग का जो गवर्नर जनरल का पद था उसे गवर्नर जनरल हटा के अब उन्हें बना दिया गया था लॉर्ड कैनिंग को वायसराय। तो ठीक है, तो ये कब हुआ था, ये हुआ था भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है, और क्या किया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था उसे खत्म कर दिया गया, और उसके जगह लाया गया था भारत सचिव। तो ये भारत सचिव जो होते थे वो होते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही एक सदस्य होता था जिसे भारत सचिव अपॉइंट किया जाता था। तो ये कुछ मेजर चेंजेस किए गए थे भारत सरकार अधिनियम के तहत
क्या क्या किया गया था? कंपनी, जो भारत का जो शासन का अधिकार था कंपनी के हाथों से ट्रांसफर होकर चलाया था ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। गवर्नर जनरल को खत्म करके वायसराय का पद शुरू कर दिया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को खत्म करके भारत सचिव का पद शुरू कर दिया गया था। और ये जो भारत सचिव होते थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य होते थे। और ये सब कब किसके अंतर्गत हुआ? भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। और ये कब कब इसका घोषणा की गई? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस क्वेश्चन से। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। अब इसमें देखेंगे कि जो हमारे जो हिस्टोरियन थे या बड़े बड़े पर्सनालिटी, उसके अनुसार ये क्रांति क्या थी, ये क्रांति उनके नजरों में क्या थी। तो पहला क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने लिखा था तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये बात किसने कही थी? ये बात कहे थे आर.सी. मजूमदार ने। ऑप्शन ए जो होगा वो इंपॉर्टेंट, वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, और भी कई बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने क्या कहा इस सब के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि वी.डी. सावरकर ने इसे क्या कहा था? वी.डी. सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। प्रथम ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ठीक है, और जैसे होम्स थे, एक टी.आर. होम्स थे, उन्होंने कहा था ये बर्बरता और सभ्यता के बीच एक युद्ध थी। ये क्या थी? बर्बरता और सभ्यता के बीच एक युद्ध थी। डिजरायली एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे, उन्होंने कहा था, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। डिजरायली ने कहा था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। होम्स और डिजरायली के बारे में बात कर लिए, वी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार के बारे में बात कर लिए। लॉरेंस जो थे, एक जॉन लॉरेंस थे, उन्होंने कहा यह कंप्लीटली जो था यह सिपाही विद्रोह था। किसने कहा था? जॉन लॉरेंस ने। किसने कहा था? जॉन लॉरेंस ने इसे कंप्लीटली एक सैनिक विद्रोह कहा था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट जो बड़े बड़े लोगों ने इस क्रांति को क्या क्या कहा था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, इसमें आप लोग को मैच करना है पहला और दूसरा में। पहला बुक है और दूसरा जो है लेखक है, आप लोग को मैच करना है। पहला जैसे है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ, ये होगा द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59। ये इसके यहां पे ही होगा। ठीक है, ये यहां पे ही होगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जो बुक लिखे थे, ये लिखे थे कार्ल मार्क्स ने। किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, ये लिखे थे एस.एन. सेन ने। ठीक है, और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसने कहा था? ये तो हम लोग पता ही है। और ये बुक भी लिखे थे, ये लिखे थे वी.डी. सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने। ठीक है, और 1857 नाम की जो बुक थी वो लिखे थे सर सैयद अहमद खान ने जो बुक लिखा था, उनका नाम था 1857। तो ये कुछ मैच था और ये बुक था, वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, ये 1857 का। ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि 1857 की क्रांति को सैन्य विद्रोह किसने कहा था? तो सैन्य विद्रोह किसने कहा था ये मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है। सैन्य विद्रोह किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस। ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को बताना है कि क्या यह विद्रोह सैन्य विद्रोह था? नहीं, ये सैन्य विद्रोह नहीं था। ये हालांकि ये विद्रोह सैनिकों ने शुरू किया था, पर ये देखते देखते ये इस विद्रोह में हर किसी ने पार्टिसिपेट किया था। राजा, रजवाड़ा, सैनिक, कृषक, मजदूर, सभी ने इस क्रांति में पार्टिसिपेट किया था। कहा जाता है कि अवध का 2/3 ऑफ मेल पॉपुलेशन, 2/3 मेल पॉपुलेशन इस क्रांति में पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, तो इस क्रांति को कंप्लीटली सैन्य विद्रोह या सिपाही म्यूटिनी कहना गलत होगा। ठीक है, पर ये सिपाही म्यूटिनी किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस। तो यहां हमारा 1857 की क्रांति पूरा कंप्लीट होता है। और मैंने इस क्रांति को, मैंने इस टॉपिक को पूरे टॉपिक वाइज और हर एक पूरे स्टेप वाइज इस टॉपिक को कंप्लीट कराया है। आप लोग इसमें हर चीज सीख पाए हैं और
हर क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ये सब भी डिस्कस किया है। फिर भी आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी सजेशन रहे तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप सजेस्ट कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी चैनल है, वहां पे भी आप अपने क्वारीज, आपका जो भी कंफ्यूजन हो आप लोग वहां पे पूछ सकते हैं। और ये अगर इस क्वेश्चन का आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड करेंगे, वहां से आप लोग इस क्वेश्चन का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जितना हो सके आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और तब तक आप लोग अच्छे से रहें। थैंक यू।